हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम आज संस्कृत व्याकरण में हम शुरू से व्याकरण के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से हम क्या समझते हैं या व्याकरण किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे, अक्षर के बारे में जानेंगे और स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मूल स्वर, संधि स्वर आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। मतलब व्याकरण जिस शास्त्र के अध्ययन से हमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। हम जानेंगे कि वर्ण प्रकरण में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण शब्द का वह खंड या टुकड़ा है जिसका फिर से या दोबारा टुकड़ा ना किया जाए, ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाता है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, च हलंत, ज हलंत, प हलंत, स हलंत, ह हलंत आदि। ये सभी वर्ण है क्योंकि वर्ण का टुकड़ा नहीं होता है, दोबारा टुकड़ा नहीं होता है। मतलब जिसका टुकड़ा दोबारा टुकड़ा नहीं हो उसको वर्ण कहते हैं। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, उससे छोटी हो ही नहीं सकती है, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या वर्ण शब्द का वह खंड है या वह टुकड़ा है जिसका दोबारा खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके या नहीं हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क सब में हलंत रहेगा, क ख ग घ अंग च छ ज य य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब। जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, सभी व्यंजन वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं सब में हलंत लगा रहेगा। मतलब वो आधा क, उसमें अ का मेल नहीं होगा, उसमें अ नहीं लगा रहेगा। आधा क, आधा ख, आधा ग, इस तरह से उसमें हलंत लगा रहेगा। हलंत का मतलब होता है वो आधा हो गया, उसमें अ नहीं मिला हुआ है, अरहित है। अब जानेंगे अक्षर। यदि उसमें अ को मिला देंगे, उसी वर्ण में यदि अ को मिला देते हैं तो वो अक्षर कहलाता है। मतलब अक्षर शब्द का वह खंड है जिसका फिर से टुकड़ा हो सके या किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। मतलब जिसका टुकड़ा हो गया वह अक्षर कहलाया, जिसका टुकड़ा नहीं हुआ वह वर्ण कहलाया। तो अक्षर में है क को जब तोड़ेंगे तब दो भाग में टूट जाएगा। क हलंत प्लस अ दोनों मिला के तब बना है क। फिर ख हलंत प्लस अ ख, ग हलंत प्लस अ ग, म हलंत प्लस अ म, फ हलंत प्लस अ फ। मतलब कोई भी वर्ण जो क ख ग जो भी मिला है, बना है, वह उसमें अ के मिलने से, स्वर्ण के मिलने से बना है। जब तक अ नहीं मिलेगा किसी भी वर्ण में तब तक वह पूरा क नहीं होगा, पूरा ख नहीं होगा, पूरा ज नहीं होगा, पूरा भ नहीं होगा, पूरा म नहीं होगा आदि। अब जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जानेंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब बारी बारी से जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं?
जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे या अन्य वर्ण की सहायता से होता है। मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़े या जिस वर्ण के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण या अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ से लेकर अ तक ये 13 स्वर वर्ण हैं। अ से अ तक ये 13 स्वर वर्ण हैं। आप जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वर का व्यंजन का निर्माण नहीं होता। व्यंजन बनने में स्वर का मौजूद होना बहुत जरूरी है, स्वर का पर्यंत होना बहुत जरूरी है। बिना स्वर के मेल से व्यंजन नहीं बनता। इसीलिए व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वरों के मिलने से बनता है या जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से अढ़ तक, क ख ग घ, क वर्ग च वर्ग में क वर्ग में 5 है, ख च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है, प वर्ग में 5 है, अय्या य र ल व ताल समुदान स दांत स ह अक्षा त्र ज्ञ और स्र अढ़ ये सभी मिलाकर 39 वर्ण व्यंजन वर्ण हैं। मतलब क से लेकर अढ़ तक 39 व्यंजन वर्ण है और 13 ये स्वर वर्ण है। दोनों मिलाकर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलाकर पूरे वर्णमाला में 52 वर्ण है। मतलब वर्णमाला जब जानेंगे तो उसमें यदि क्वेश्चन रहेगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तब बोलेंगे वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण है। तो अब जानेंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर क्या है? उसका दूसरा नाम है हर्ष स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में यदि 1 मिनट लगता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यदि 2 मिनट लगेगा तो दूसरा उसको कहलाएगा। अब स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अप्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर इसको मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर अ इ अ हर्षई हर्षऊ री और हर्षरी को ये मूल स्वर कहते हैं। इसमें 5 मूल स्वर होते हैं। मैंने कुल मिलाकर 5 मूल स्वर होते हैं। मतलब इसमें 5 कुल मिलाकर 5 मूल स्वर हैं। अब जानेंगे संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब ये होता है कि संधि होना। बिना संधि के स्वर होगा कहाँ से? तो इसलिए नाम पड़ा संधि स्वर। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी कहीं पर किसी न किसी के साथ संधि होना जरूरी है। तो किसी न किसी संधि के आधार पर 2 मूल स्वरों से बने स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। कहीं किसी न किसी प्रकार से संधि जो होगा, संधि होने के बाद जब 2 स्वरों का मूल स्वरों का मेल होगा, तब मेल से जो बनेगा, जो दो मूल स्वरों से जो वर्ण बनेगा, उस वर्ण को संधि स्वर कहेंगे। मतलब जहाँ पर जिस स्वर में संधि का मेल होगा, तो जिस स्वर के बनने में संधि होगा, मेल होगा, उसको हम संधि स्वर कहते हैं। तो संधि कहाँ पर हुआ? 2 स्वर मिल गए, 2 स्वरों का मेल हुआ, तो इस मेल को संधि कहते हैं। तो जब मिल गया तो उसे संधि कहते हैं। अब स्वर मिलने से स्वर बना तो संधि स्वर कहलाया। इसलिए संधि स्वर की परिभाषा हुआ किसी न किसी संधि के आधार पर जब संधि हो गया, किसी न किसी प्रकार से संधि जब हो गया, तो उस संधि के आधार पर 2 मूल स्वर आपस में मिल जाएंगे। दोनों 2 मूल स्वर आपस में संयोग करेंगे। तो संयोग करने के बाद या मिलने के बाद जो स्वर बनेगा, उन स्वरों को हम संधि स्वर कहेंगे या कहते हैं। पहले जानेंगे संस्कृत व्याकरण में। आज हम जानेंगे
कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है या स्पर्श व्यंजन से क्या समझते हैं या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जीवा का स्पर्श किसी भी अंग से हो। कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जीवा किसी भी अंग से टच करेगा, किसी भी अंग से स्पर्श करे या किसी भी अंग से उसका स्पर्श हो, तो उस वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उस वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जीवा का स्पर्श किसी भी अंग से हो, उसे उस वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में या जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जो जीव होती है या जीवा होती है, उस जीव या जीवा का संपर्क या जीवा का कंसल्ट या स्पर्श किसी भी अंग से हो, तो उस व्यंजन वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग में 5 आता है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में 5 आता है, च छ ज झ इ। ट वर्ग में 5 आता है, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग में 5 आता है, त थ द ध न। इसके बाद प वर्ग में 5 आता है, प फ ब भ म। और य र और प वर्ग में 5 आता है। कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। मतलब क से लेकर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सब मिलाकर 25 व्यंजन वर्ण हैं। अब जानेंगे घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं? पांचों वर्ग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग या सभी वर्ग, पांचों वर्ग के तृतीय, मतलब क ख ग त ग, क ख क वर्ग में ग। उसके बाद पांचों वर्ग में तृतीय, च वर्ग में ज, ट वर्ग में ड, त वर्ग में द, प वर्ग में ब। उसके बाद चतुर्थ, क वर्ग में घ, च वर्ग में झ, ट वर्ग में ढ, और त वर्ग में ध, और प वर्ग में भ। तथा पंचम वर्ण मतलब क अंग, इ, क वर्ग में अंग आया, च वर्ग में इ आया, ट वर्ग में न आया, त वर्ग में न आया, प वर्ग में म आया। ये सभी जो वर्ण हैं, पांचों वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं या इन सभी समूह को हम घोष वर्ण कहते हैं। तथा य, र, ल, व पांचों वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। मतलब जितने भी सभी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को हम य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद है अघोष वर्ण। पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स मतलब तालव्य स मूर्धन स दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। मतलब पांचों वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स मूर्धन स दंत स, ये सभी को अघोष वर्ण कहते हैं या अघोष वर्ण कहलाते हैं।
अब है उस्म वर्ण। उस्म वर्ण मतलब जिसके बोलने से हवा ऐसा कुछ आवाज़ निकले, इस तरह की आवाज़ निकले, तो उसको कहते हैं उस वर्ण। आप कौन कौन है? तालाब में स बोलने से स बोलते हैं, वो दान सा बोलते हैं, स दान सा बोलते हैं और ह बोलते हैं। ये चारों को बोलने में कुछ आवाज़ ध्वनि निकलती है, कुछ तरह की ध्वनि निकलती है। उन ध्वनियों को हम उस व्यंजन कहते हैं। मतलब स स स स और ह, मतलब तालाब स मूर्धान सा दान सा और ह को उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन चार है। अयोग बा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग बा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग बा कहते हैं। उसके बाद है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पांचों वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम। पांचों वर्ग के क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग के, तो पांचों वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो भी आएंगे तथा य, र, ल, व, इन सभी को अल्प प्राण कहते हैं, क्योंकि इसमें इसको बोलने में समय कम लगता है, इसलिए अल्प प्राण कहते हैं। उसके बाद महाप्राण। सभी मतलब पांचों वर्गों, सभी वर्गों मतलब पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धान्य स, दंत स और ह को महाप्राण कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी को बोलने में इन सभी के उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने अल्प प्राण से ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको महाप्राण कहते हैं। मतलब पांचों वर्ग के, सभी वर्गों के या पांचों वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण को और तालब संविधान सा दान सा हा को इसको महाप्राण कहते हैं, क्योंकि इसमें समय बोलने में ज़्यादा लगता है, मतलब इसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है। अब हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण में कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिस व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर, मुख मतलब मुंह के अंदर से हो, अर्थात जिस व्यंजन के उच्चारण में किसी भी अंग का स्पर्श न हो, तो उस व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। अब हम इसका मतलब यही हुआ कि जिस व्यंजन का उच्चारण मुख से हो, केवल मुख से हो, मुख के अंदर से हो, मतलब उसके उच्चारण में मुख के अंदर किसी भी अंग का स्पर्श उनसे नहीं हो, मतलब किसी भी अंग से स्पर्श नहीं हो, मतलब हुआ कि केवल मुख से उच्चारण हो, जिस वर्ण का उच्चारण मुख से ही हो, मुख के अलावा किसी से नहीं हो, मतलब मुख उच्चारण में किसी अंग की सहायता लेनी ना पड़े या किसी अंग का उसके साथ स्पर्श ना हो, किसी अंग का उसके साथ योगदान ना हो, भूमिका ना हो, स्पर्श ना हो, तो ऐसे व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं और ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब है जेवा मूल्य। जेवा मूल्य किसे कहते हैं? क हलंत और ख हलंत के पहले या पूर्व यदि इस तरह, मतलब सीधा चांद और उसके नीचे उल्टा चांद के जैसा चिन्ह लगा हुआ हो, तो ऐसे वर्ण को हम जीवा मूल्य कहते हैं। मतलब यही हुआ, जीवा मूल्य की परिभाषा हुआ कि क हलंत और ख हलंत दो वर्ण हैं और दोनों वर्णों के पहले या पूर्व सीधा चांद और उसके नीचे उल्टा चांद के जैसा चिन्ह लगा हुआ हो, दोनों के पहले, क हलंत और ख हलंत दोनों के पहले इस तरह का चिन्ह, मतलब सीधा चिन्ह चांद का ऊपर में और उल्टा चिन्ह चांद का नीचे में, मतलब ऊपर में सीधा चांद
और नीचे में उसके नीचे उल्टा चांद के जैसा चिन्ह लगा हुआ हो, तो ऐसे वर्ण को हम जीवा मूल्य कहते हैं। जैसे में क हलांत के पहले बताए थे कि जिस वर्ण के पहले कौन सा वर्ण के पहले क हलांत या ख हलांत, क हलांत वर्ण है, ख हलांत वर्ण है, तो जिस वर्ण के पहले या पूर्व सीधा चांद और उल्टा चांद, फिर ख हलांत के पहले सीधा चांद और उल्टा चांद के जैसा चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ण कौन कौन क हलांत और ख हलांत को हम जीवा मूल्य कहेंगे। अब जानेंगे प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कथा कि पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं, 14 सूत्रों में से ही या उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम प्रत्याहार बनाएंगे। कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे, आच हो, अच प्रत्याहार हो, अक हो, अच प्रत्याहार हो, उन प्रत्याहार हो, अठ प्रत्याहार हो, ऐस प्रत्याहार हो, इस प्रत्याहार हो, कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे तो जो पाणिनि के 14 सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों के आधार पर बनाएंगे। मतलब प्रत्याहार का निर्माण पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर ही होता है या पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर ही किया जाता है। और प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, यानी प्रत्याहार का जो निर्माण होता है वो 2 वर्णों के मेल से होता है, 2 वर्णों के संयोग से होता है। जैसे अत प्रत्याहार, तो अत प्रत्याहार में अ और क दोनों का संयोग हुआ है, दोनों का मेल हुआ है, तो दोनों के मेल से बना है अच प्रत्याहार या अत प्रत्याहार। तो इसलिए कहा गया है कि प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, यानी 2 वर्णों के मेल से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है, 2 वर्णों के मेल से ही प्रत्याहार बनते हैं। अंतिम वर्ण, अब कोई भी प्रत्याहार बनेगा, अत प्रत्याहार बनेगा, अच बनेगा, अट बनेगा, ऐच बनेगा, इच बनेगा, जो भी प्रत्याहार बनेगा तो सबका जो अंतिम वर्ण होगा, अत प्रत्याहार में क, अच प्रत्याहार में च, इस तरह से जो अत प्रत्याहार में जो क अंतिम वर्ण क, तो क जो होगा किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम हल वर्ण होगा। मतलब उस क को हम पाणिनि सूत्र के अनुसार, पाणिनि सूत्र के अंतिम फल को हम अंतिम हल वो वर्ण कहलाएगा, क को वर्ण कहेंगे। और प्रथम वर्ण जो होगा, प्रथम मतलब अ जो होगा उस हल वर्ण से पहले, उस हल वर्ण मतलब कौन, न के पहले, अंत प्रत्याहार में न के पहले, तो न के पहले जो अ आया प्रथम वर्ण, वो हल वर्ण से पहले कहीं कहीं वह मौजूद रहेगा, मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, वर्तमान रहता है। और प्रथम हल वर्ण नहीं होता, प्रथम हल को हम वर्ण नहीं कहेंगे। मतलब अ को हम वर्ण नहीं कहेंगे, क को वर्ण कह सकते हैं, क को वर्ण कहेंगे लेकिन अ को वर्ण नहीं कहेंगे। तो प्रथम वर्ण को हम हल वर्ण नहीं कहते, और प्रथम को हम हल नहीं कहेंगे क्योंकि अंतिम वर्ण को हल कह सकते हैं, हल वर्ण कह सकते हैं, लेकिन प्रथम वर्ण को हम हल वर्ण नहीं कहेंगे। और प्रथम वर्ण से लेकर, प्रथम वर्ण से लेकर अ से लेकर, प्रथम वर्ण अ, तो अ से लेकर अंतिम वर्ण, अंतिम हल वर्ण तक, उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे, जो भी वर्ण आएंगे उन वे प्रत्याहार कहलाएंगे। मतलब जो भी वर्ण आते हैं अंतिम हल वर्ण के बीच, प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच जो वर्ण आते हैं वे प्रत्याहार कहलाते हैं। मतलब प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच जो भी वर्ण आएंगे, जितने भी वर्ण आएंगे, जो भी वर्ण आएंगे, सबको प्रत्याहार कहलाएंगे। हम जानेंगे कि पाणिनि सूत्र कितने होते हैं के बारे में जानेंगे। पाणिनि के 14 सूत्र हैं, पाणिनि के 14 सूत्र हैं। अब पाणिनि के 14 सूत्र कौन कौन हैं तो जानेंगे, सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे। वर्ण में है आई उन, ये इसको मिला के पढ़ेंगे। इसमें 4 वर्ण है, जितने भी वर्ण रहेंगे 14 सूत्र में, जितने भी वर्ण आएंगे सबको हम मिला के पढ़ेंगे।
तो पढ़ेंगे आई उन, सेकंड में पढ़ेंगे विल लिख, थर्ड में पढ़ेंगे ए आओ, फोर्थ में पढ़ेंगे आई आउट, 5 में पढ़ेंगे हाइब्रिड, के बाद 6 में पढ़ेंगे लर्न, 7 में पढ़ेंगे राम, के बाद 8 में पढ़ेंगे झबया, के बाद 9 में पढ़ेंगे घट धस, के बाद 10 में पढ़ेंगे जब घट दस, के बाद 11 में पढ़ेंगे खप छठा टटब, खप छठा टटब, के बाद 12 में पढ़ेंगे कपया, 13 में पढ़ेंगे ससर और 14 में पढ़ेंगे हल। तो ये पढ़ने के 14 सूत्र हैं। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। मतलब इन्हीं सूत्रों से हम कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे तो इन्हीं सूत्रों के अनुसार बनाएंगे, इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनाएंगे। तो पानी का जो सूत्र है 14, उन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो आज का क्लास ये समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो बनते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, हमेशा करते रहें। थैंक यू।